नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा के बारे में लगातार सिलसिलेवार गंभीर बातचीत होती रहनी चाहिए। सिनेमा संवाद की आज की कड़ी में हम बात करने वाले हैं सिनेमा और इतिहास के रिश्ते के बारे में। बहुत सारी फ़िल्में हम देखते हैं जो कि ऐतिहासिक घटनाओं पर या ऐतिहासिक चरित्रों पर बनती हैं और इसमें मध्यकालीन इतिहास की घटनाएँ भी शामिल हैं, मध्यकालीन इतिहास के किरदार भी शामिल होते हैं, इसमें आधुनिक इतिहास के लोग भी शामिल होते हैं, या इसमें आप कह सकते हैं कि जो मध्यकालीन इतिहास से पहले का दौर था, एंशिएंट हिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, उसके दौर के लोग या उसके दौर की घटनाएँ भी शामिल होती हैं, और जब उनको हम फ़िल्मी पर्दे पर फ़िल्मों के ज़रिए देखते हैं, तो क्या इतिहास के बारे में हमारी कुछ अलग समझ बनती है जो कि हम किताबों में पढ़ते हैं? क्या जो फ़िल्मी इतिहास है वो एकेडमिक हिस्ट्री जो कि हमको पढ़ाई जाती है किताबों में जो हम पढ़ते हैं उस पर एक अलग तरह से रोशनी डालता है? क्या कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो चेतना है वो सिनेमा से ज़्यादा इतिहास ग्रहण करती है बजाए इसके कि हम किताबों से ग्रहण करें? यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई अकबर को लेकर के अगर हमारी कोई छवि बने तो शायद ऐसा भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि अकबर जवानी में जो है वो ऋतिक रोशन जैसा दिखता होगा, क्योंकि जोधा अकबर में हमने ऋतिक रोशन को अकबर के रोल में देखा, और बुढ़ापे में वो मुगले आजम के पृथ्वीराज कपूर जैसा दिखता होगा, क्योंकि मुगले आजम में पृथ्वीराज कपूर ने अकबर का किरदार निभाया था। इसी तरह से जो बहुत सारी फिल्में होती हैं जिनका एक परसेप्शन बन जाता है, जिनकी वजह से लोग जो है वो उन ऐतिहासिक चरित्रों को उन अभिनेताओं या अभिनेत्रियों द्वारा निभाए गए किरदारों से आइडेंटिफाई करने लगते हैं, या उन घटनाओं को जो कि फिल्मों में दिखाए गए उनको हम इतिहास मान लेते हैं कई बार। तो क्या ये सही है? क्या इसको हम छेड़छाड़ कह सकते हैं? क्या ये इतिहास और सिनेमा के बीच में किसी तालमेल की जगह किसी घालमेल का नतीजा है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे, और इस पर बातचीत करने के लिए ये बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इसको लेकर के अक्सर हमने देखा कि जब भी कभी कोई ऐसी फिल्म आती है जिसका कि हमारे इतिहास से कोई ताल्लुक होता है या किसी ऐतिहासिक किरदार से कोई ताल्लुक होता है, तो उसको लेकर के समाज में एक अलग तरह की प्रक्रिया होती है। उसको उसको लेकर के समाज में एक अलग तरह की रिएक्शंस आती हैं। राजनीतिक दलों की तरफ से कई बार रिएक्शंस आते हैं, कई बार बहुत उग्र प्रतिक्रियाएँ आती हैं कि आपने इस चरित्र को ऐसे दिखाया, ऐसे नहीं दिखाया जाना चाहिए था, वगैरह-वगैरह। तो बहुत सारी बातें हैं जिन पर आज हम चर्चा। हमारे साथ अजय ब्रह्मात्मा जी हैं जो कि वरिष्ठ हिंदी फ़िल्म समीक्षक हैं। बहुत वर्षों से फ़िल्म समीक्षा का काम कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, हिंदी पत्रकारिता सिनेमा से जुड़ी। मैं अपनी बात की शुरुआत अजय जी आपसे करना चाहता हूँ। कारण ये है कि अभी एक फ़िल्म आई है छावा नाम से। छावा जो कि मराठा जो एक चरित्र थे संभाजी, छत्रपति संभाजी महाराज जो कि शिवाजी के बेटे थे, उनके ऊपर ये फ़िल्म बनाई गई है, और उसमें संभाजी और औरंगज़ेब का जो एक द्वंद था और कैसे उनके बारे में किस तरीके से इतिहास में उनको दिखाया गया, कैसे सिनेमा के पर्दे पर उनको दिखाया गया, उसको लेकर के तरह-तरह की चर्चा है। तो मैं आपसे पूछ जानना चाहूँगा जो सवाल मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहे, क्या आपको लगता है कि अगर छावा के संदर्भ में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ छावा फ़िल्म देखी नहीं होगी, जो हमारे पैनल के लोग हैं वो भी और जो दर्शक है वो भी। तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा-सा उसके बारे में बताते हुए जो जो हमारा मूल प्रश्न है उसकी तरफ आएँगे कि क्या सिनेमा इतिहास से छेड़छाड़ करता है? क्या उस पर इस तरह का कोई दबाव होता है कि नहीं उसको एक एक ख़ास नज़रिए से फ़िल्म को दिखाना है, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो उस नज़रिए को फ़ॉलो ना करे, तो समाज में एक अलग तरह का विवाद पैदा हो। क्या कहेंगे आप? अजय जी। जी, जी। आप सभी को नमस्कार। और मैं अपनी बात 5 मिनट में खत्म करना चाहूँगा। बाकी पैनलिस्ट से भी चाहूँगा कि 5 मिनट में बात खत्म करें, ताकि हम दूसरे राउंड में जा सकें। जी, छावा मैंने देख ली है। और छावा के ट्रेलर के समय से ही मेरी उत्सुकता थी इस फ़िल्म को देखने की। वो इस वजह से कि विकी कौशल इस किरदार में बहुत जच रहे थे। फ़िल्म देखने के बाद भी परफ़ॉर्मेंस के लेवल पे मुझे कोई निराशा नहीं हुई। परफ़ॉर्मेंस के लिए जो किरदार उन्हें दिया गया था, वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पर्दे पे जीवंत किया। और जो शौर्य है, जो पराक्रम है, ये सब कुछ आया है पर्दे पे उभर के, उनके चरित्र में, उनके वाणी में, उनके संवादों में। फ़िल्म के साथ मेरी अपनी जो दिक्कत रही है, या ऐसी फ़िल्मों के साथ जो लगातार बढ़ती चली जा रही है, सघन होती जा रही है, वो ये है कि इतिहास के किन तथ्यों को आप लेते हैं, कहाँ फ़ोकस करते हैं, कहाँ रुकते हैं, किन
तथ्यों को ज्यादा हाईलाइट आप करते हैं और किस मकसद से करते हैं। मकसद अमूमन हमें नहीं मालूम रहता है, डायरेक्टर और राइटर का मकसद क्या है या निर्माता का मकसद क्या है, लेकिन चूंकि हम लोग लगातार फिल्में देख रहे हैं और बातें कर रहे हैं, तो हम इतने भोले भी नहीं हैं कि उस मकसद को नहीं समझ पाए। आम दर्शकों से शायद थोड़ा सा बेहतर तरीके से हम इन चीजों को पकड़ पाते हैं। फिर अपनी सोच की वजह से, अपनी समझदारी की वजह से भी इन विषयों का हम मूल्यांकन उस तरीके से करते हैं। मेरा अपना मानना है कि इस फिल्म को देखते हुए, जो कि लगातार इतिहास के पुनर्लेखन की बात चल रही है, इतिहास की पुनर्व्याख्या की बातें हो रही है लगातार, और हमने पिछले दिनों मैंने रोमिला थापर की किताब भी पढ़ी कि किस तरीके से इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है, टेक्स्ट बुक से लेकर के सिनेमा तक, और सिनेमा भी बाद में टेक्स्ट और पॉपुलर टेक्स्ट बन जाता है। ये दुर्भाग्य या सौभाग्य जो भी कहे हमारी हिंदी फिल्मों से होता है। तो इस फिल्म में मुगलों को जिस तरीके से दिखाया गया है या औरंगजेब को जिस तरीके से दिखाया गया है, वह कहीं न कहीं इस मंशा के साथ चित्रित किया जा रहा है कि आप देखिए कि मुसलमान शासक कितने क्रूर होते थे। उन्होंने किस तरीके से हिंदू राजाओं पर अत्याचार किए, और इसको मुगल बनाम हिंदू स्वराज, हिंदवी स्वराज वर्सेस करके दिखाने की कोशिश की जाती है। और जो शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का हिंदवी का नारा है या हिंदू राष्ट्र का नारा है, उसको कहीं नेशनलिज्म से जोड़ दिया जाता है बहुत ही लूजली, और आज का जो राष्ट्रवाद है, हिंदू राष्ट्रवाद, उससे जोड़ा जाता है। और फिर ये एक शासन व्यवस्था जो दिल्ली से संचालित हो रही थी, एक छोटी शासन व्यवस्था जो महाराष्ट्र से संचालित हो रही थी, वो दोनों की लड़ाइयों को धार्मिक इंटरप्रिटेशन दिया जाता है, और फिर यहाँ से एक गलत शुरुआत होती है, एक गलत बहस में हम लोग घुस जाते हैं। जबकि ये क्षेत्रों की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई के रूप में अगर हम इतिहास में देखें, तो ये ज्यादा समझ में आने वाली बात है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान की ये लड़ाई नहीं थी। हम जैसा कि सभी जानते हैं, तथ्य भी है कि औरंगजेब की सेना में तमाम हिंदू काम कर रहे थे, शिवाजी और संभाजी की सेना में तमाम मुसलमान काम कर रहे थे। तो ये कहीं से भी धार्मिक लड़ाई तो नहीं थी, ये क्षेत्र की लड़ाई थी, वर्चस्व की लड़ाई थी, अपने अधिकारों की लड़ाई थी। उस लड़ाई के तौर पर, एक नायक के तौर पर संभाजी महाराज और बाकी लोगों को हम अध्ययन कर सकते हैं। छावा को लेके मेरी आरंभिक धारणा यही है। और इस फिल्म में जिस तरीके से क्लाइमेक्स को शूट किया गया है, क्लाइमेक्स में देखें अगर आप, 15 से 20 मिनट का वो क्लाइमेक्स है, और एक दुर्दांत किस्म का व्यक्ति औरंगजेब दिखाई पड़ता है, जहां उसकी बेटी भी है जीनत, जो लगातार आदेश दे रही है कि क्या क्या अत्याचार किए जाए उस पर। और हम एक एक करके देखते हैं कि उनको तलवारों से जख्मी किया जा रहा है, और अंत में उनकी आंखें निकाली जा रही हैं, और इस बीच में तमाम दूसरे अत्याचार उनके ऊपर होते हैं शारीरिक तौर पर वहां पे। इसके अलावा संवाद भी होते हैं, डायलॉगबाजी भी होती है दोनों के बीच में, जहां पे कुछ बातें कही जाती हैं, कुछ पब्लिक को प्रिय लगने वाली बातें भी की जाती हैं। संभाजी ने वे संवाद बोले थे कि नहीं बोले थे, इस बात का अभी कोई सबूत नहीं है, लेकिन चूंकि अपना हाथ ऊपर रखना है और हमें ज्यादा उदार दिखाना है संभाजी महाराज को, तो कुछ ऐसे संवाद वहां जोड़े गए हैं जो लगता है कि देखो हिंदू कितने उदार हुआ करते थे। जबकि ये लड़ाई हिंदू मुसलमान वाली है ही नहीं, और ये तमाम फिल्मों में दिखाई पड़ती है। जो भी ऐतिहासिक फिल्में इधर पिछले 10 सालों में आई हैं, उनके बारे में मैं बातें कर रहा हूँ। मैं आजादी के बाद या आजादी के पहले की बनी ऐतिहासिक फिल्में जिसमें मुगल किरदार आए या राजपूत किरदार आए, मुख्य रूप से यही दोनों किरदार आए हैं, राजपूत आए हैं, राजस्थान के राजपूत, या फिर मुगल आए हैं। इसके अलावा हम कहीं और, चोला वंश पे तो अभी जाकर के वो पोनियन करके किताब, जो पोनियन मणिरत्नम की सेल्वन। फिल्म आई थी, जी पोनियन सेल्वन जी। आई थी, तो हम दूसरे इलाकों में जा ही नहीं पाते हैं। ये तो रही जी। कंटेंट के लेकर के तमाम समस्या है। लॉजिस्टिक की भी समस्या है। हिंदी आपने लिखा है कि इतिहास का फिल्मांकन, उस पर अगर मैं दोबारा मौका मिला तो लॉजिस्टिक की क्या समस्याएं हैं ऐसी फिल्मों को शूट करने की, जिसमें कंटेंट को क्रिएट करना जो पर्दे पर होता है, जहां पे आर्ट डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, वो कहाँ पे हम लैग करते हैं। फिर कलाकारों का समर्पण,
कलाकार किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं फिल्म के अंदर, जो विकी कौशल का समर्पण है, क्या अक्षय कुमार का भी समर्पण वैसा होता है या संजय दत्त का भी समर्पण वैसा होता है, उससे भी फिल्म अच्छी या बुरी बनती है पर्दे पर। मैं अजय जी आपके पास आता हूँ। दूसरे दौर में हमारे पास जो समय है उसमें हम चाहेंगे कि बहुत संक्षेप में आप सभी लोग अपनी अपनी बात रख लें तो अच्छा रहेगा। ये जो बात अभी नंदिता जी समेत सारे लोगों ने कही, जिसमें कि आप भी शामिल हैं, ये जो एक कहना चाहिए एक तरीके से कन्फ्लिक्ट चल रहा है हमारे समाज में, कि एक नैरेटिव है जिसको हम मान रहे हैं कि भाई वो एक हिंदुत्ववादी नैरेटिव है जो कि बहुसंख्यक नजरिए से दिखाई जाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ से यह आरोप आता है कि जो एक दूसरा नैरेटिव चल रहा था या जिसको प्रमोट करने की बात कही जाती है वो एक एंटी इंडिया नैरेटिव है। तो क्या ये सिर्फ दो नैरेटिव्स की लड़ाई का मामला है, या आप जो बात अभी यहाँ पर आ रही थी कि लोगों में इतिहास की समझ नहीं है, इतिहास की कमी है, उसकी समझदारी की कमी है, और प्रॉपर रिसर्च के साथ सिनेमा नहीं बनता है, लोगों को एजुकेट करने की भी जो जरूरत है, क्या उसकी भी समस्या कहीं ना कहीं आप देखते हैं? अजय जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी। अजय जी। जी जी, नहीं वो सही बात है कि रिसर्च तो नहीं हो पाता है क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा रहता है, लॉजिस्टिक की समस्याएं हैं, ये सारी दिक्कतें हैं। और सिर्फ हिस्टोरिकल क्यों, बाकी फिल्मों में भी रिसर्च नहीं हो पाता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं। मुझे याद है जब पहली बार पाल सिंह तोमर बन रही थी, तब उसके राइटर डायरेक्टर को समय दिया गया था कि आप लोग जाइए, रिसर्च कीजिए और फिर लेके आइए। तो उससे शुरुआत एक हुई थी और फिर धीरे धीरे चीजें चली। आपने सही कहा कि जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, जो हिंदुत्व वाली बातें हैं, वो सब तो खुल के आ रही है। और मैं आपको उद्घाटित तो क्या करूं मैं, लेकिन ये सच्चाई है कि शिवाजी के दो सेनानियों पर तो फिल्म आ गई, तानाजी पर आ गई और संभाजी पर आ गई। अब देखिएगा कि बाकी 5 जो और सेनानी थे जो शिवाजी के साथ लड़ते थे, तो उन पर भी फिल्में आ रही हैं, तैयारियां चल रही हैं, वो भी फिल्में आएंगी। क्योंकि शिवाजी एक प्रतीक के तौर पे आते हैं, हिंदू राष्ट्रवाद के प्रतीक के तौर पर, जो मुगलों के खिलाफ खड़े हुए थे। इतना स्ट्रांग कोई कैरेक्टर दूसरी जगह नहीं दिखाई पड़ता है भारत के इतिहास में। तो इसलिए उनके वीरों पर, शिवाजी पर तो फिल्में बन चुके, शिवाजी पर भी 2-3 कोशिशें हो रही हैं कि फिर से शिवाजी पर फिल्म बने। तो ले दे करके वो चलेगा। मैं जो लॉजिस्टिक वाली बात कर रहा था ना, जहां से ये कंटेंट वाली बात, हिस्ट्री वाली बात आई, वो दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ बहुत ही समर्थ किस्म के आर्ट डायरेक्टर नहीं है। जो एक जमाने में नीतीश रॉय थे या नितिन देसाई जिन्होंने आत्महत्या कर ली, या समीर चंदा थे, ये सारे लोग, नीतीश रॉय निष्क्रिय लगभग हो गए हैं। और अगर वो नहीं है तो सीजीआई के थ्रू और ये जो नया जो टेक्निक सब आ रहा है उसके जरिए आप क्रिएट तो कर लेंगे, लेकिन उसमें एस्थेटिक नहीं होगा। सईद साहब जो मुगले आजम के आर्ट डायरेक्टर थे, उस जमाने का आर्ट डायरेक्शन देखिए, आज के जमाने में जिससे फिल्में बन रही है, इसमें बहुत कोशिश की गई है अपने छावा में, लेकिन छावा का आर्ट डायरेक्शन कहीं से भी अप्रोप्रिएट नहीं है अगर आप कुछ हिस्टोरिकल फिल्में बना चुके लोगों से बात करेंगे तो। क्योंकि उनका जोर ही नहीं था कि हम ऐतिहासिक साक्ष्यों को दिखा पा रहे हैं कि नहीं दिखा पा रहे हैं, महल वैसे बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, युद्ध की कोरियोग्राफी जो है वो उस तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। 5,000 सेना कैसे 2 लाख की सेना को हरा के आ जाती है, वो छापामार युद्ध जो है वो सीजीआई के थ्रू पर्दे पे ऐसे आता है कि हंसी आती है आपको, कि जमीन से रॉकेट की तरह सैनिक निकलते हैं। तो अब ये तो फिजिकली संभव नहीं है, लेकिन सीजीआई कर देता है इसको, वीएफएक्स कर देता है इसको। तो ये सारे दुर्भाग्य है हमारे कि हम सभी चीजों में जो टेक्निक है, जो रिसर्च है, जो लिटरेचर है, जो हिस्ट्री है, सबके बीच एक तालमेल बिठा करके पर्दे पर नहीं ला पाते हैं। और उसके पीछे कहीं ना कहीं, बल्कि सक्रिय रूप से वो मंशा होती है जिसकी वजह से हम फिल्में बनाने जाते हैं और या बना रहे होते हैं। और फिर इसमें जी। कलाकारों की जिम्मेदारी आती है। कलाकार मूछ नहीं बढ़ाते हैं, कलाकार दाढ़ी नहीं बढ़ाते हैं, कलाकार बाल नहीं मुड़वाना चाहते हैं। ये सारे जो ईगो आते हैं आर्टिस्ट के, उसकी वजह से डायरेक्टर को कितनी दिक्कत होती है, कितने समझौते करने पड़ते हैं, और जिसकी वजह से फिल्म खराब होती है अपने फाइनल इम्पैक्ट